देश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाकुंभ को लेकर बात होगी, जहां पर महाकुंभ का आज 21वां दिन है। दोपहर 12 बजे तक 88.83 लाख जो है श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। हेलीकॉप्टर से की जा रही है भीड़ और सुरक्षा की मॉनिटरिंग। प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। महाकुंभ का आज 21वां दिन है और दोपहर 12 बजे तक 88 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 13 जनवरी को अब तक 34.49 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भीड़ और सुरक्षा की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जा रही है। बसंत पंचमी स्नान को देखते हुए 2 से 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआई पास भी रद्द कर दिए गए हैं और पूरी तैयारियां जो है वो कर दी गई है, ताकि आगे आने वाले अमृत स्नान में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अयोध्या के विकास से समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, महाकुंभ का विरोध किया था, ये सीएम की तरफ से कहा गया। विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है और किसी की नहीं, ये भी सीएम योगी ने कहा है। सीएम योगी ने आज अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनावी रैली की। कहा, अयोध्या में दलित युवती की हत्या में सपा का ही आदमी होगा। बेटी की घटना पर सांसद नौटंकी कर रहा है। सपा को अयोध्या के विकास से पीड़ा होती है और यहाँ पर इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां भी चलाई थी और महाकुंभ का विरोध भी किया था। समाजवादी पार्टियों का नारा है कि खाली प्लॉट हमारा है। विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, ये जनता के लिए विकास नहीं करते हैं। एक बार आप लोग आत्ममंथन जरूर कीजिए। और उसका सुंदरीकरण नहीं किया होगा, उसका विस्तारीकरण नहीं किया होता, और अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में इस रूप में नहीं होता और इस रूप में उसका विस्तार नहीं होता, तो ये लाखों श्रद्धालु और पर्यटक जो आज अयोध्या धाम में प्रतिदिन आ रहे हैं, क्या ये आ पाता? क्या ये आ पाता? व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी। आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेल बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और आगे बढ़ेंगे, जहां अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में तैयार किया जा रहा है वैक्स म्यूजियम और यहाँ पर भगवान राम कथा पर यह म्यूजियम आधारित होगा।
म्यूजियम में कथा के 50 प्रसंगों के मॉडल होंगे। पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 10,000 स्क्वायर फीट में होगा ये संग्रहालय तैयार। और यहाँ पर आपको बता दें कि अयोध्या में ये वैक्स म्यूजियम जो है तैयार किया जा रहा है। और किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम की सभी चीज़ों पर यह आधारित होगा। और ये वैक्स म्यूजियम में हर एक चीज़ को जो है दर्शाया जाएगा। पर्यटन की यानी टूरिज्म के हवाले से अयोध्या को और विकसित किया जाए, लोगों के लिए रोजगार बने, उसके लिए ये किया गया है। कैसा होगा ये म्यूजियम, ये आपको बताते हैं। अयोध्या में तैयार किया जा रहा है वैक्स म्यूजियम और भगवान राम कथा पर आधारित होगा म्यूजियम। म्यूजियम में कथा के 50 प्रसंगों के मॉडल होंगे और राम कथा पर आयोजित कहानी का उल्लेख इन वैक्स में होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जहाँ पर स्टैचूज होंगे, अलग अलग चीजें होंगी। 10,000 स्क्वायर फीट में ये संग्रहालय तैयार होगा और साथ ही साथ लोग दर्शन के साथ पर्यटन का भी आनंद उठाएंगे। लगभग 2 क्विंटल वैक्स का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्डिंग के निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा म्यूजियम होगा जहां पर आपको बता दें भगवान राम की कथाओं पर आधारित जो है इसे बनाया जाएगा। मॉडल के लिए लगभग 30 से 35 किलोग्राम मोम जो है वो यूज किया गया है, क्योंकि एक वैक्स म्यूजियम होगा तो वैक्स स्टैचूज के जरिए वैक्स के मॉडल्स जो है बनाए जाएंगे, उसके जरिए ये म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें राम कथा पूरी दर्शाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी के सर्किट हाउस में लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने तत्काल प्रभाव से समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही कुंभ में हुए घटना को लेकर उन्होंने कहा कि कुंभ में हुई घटना निश्चित रूप से दुखद है और आहत करने वाली है। तत्काल संज्ञान लेकर जितने भी बचाव कार्य किए जा सकते हैं वह किए गए। रही बात घटना के कारणों की, तो इसकी हकीकत जानने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए तमाम अनुभवी IAS अधिकारियों को भेजा गया है। जो भी सुरक्षात्मक कार्य किए जाने चाहिए वह किए गए हैं, जिससे शिवरात्रि की आगामी तिथि तक आयोजन बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। बजट को लेकर विपक्ष के विरोध पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग और देश के लिए उपयोगी साबित होगा। लेकिन निश्चित रूप से उस दिन की जो घटना थी दुखद है, बेहद आहत करने वाली है और उसके लिए सरकार भी पूरी तरह आहत है। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए जितने भी राहत बचाव कार्य हो सकते थे, घटना के कारणों को जानने के लिए न्यायिक आयोग का गठन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठन किया गया, जो अपना काम शुरू कर दिए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी उसमें काम कर रही है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और चाक चौबंद व्यवस्था हो, किसी भी जाने वाले श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसके लिए तत्काल उसी क्षण तमाम IAS अधिकारियों को जो अनुभवी है वहां के उनको भेजने का काम किया गया। जो व्यवस्था चेंज करनी थी उनका काम किया गया। VVIP और VIP पासों का निश्चितीकरण का काम किया गया। अलग अलग आवागमन के रास्ते देने का काम किया और अन्य जो भी और सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए थे सारे उठाते हुए सुचारू रूप से श्रद्धा की डुबकी करोड़ों लोग प्रतिदिन लगाने का काम कर रहे हैं और बिना किसी असुविधा के, बिना किसी त्रुटि के आगे भी कुंभ का कार्यक्रम आगामी शिवरात्रि के महापर्व तक जो तिथि है तब तक अविरल रूप से चलने वाला है। ये बजट आ रहा है, आने से पहले ही लोग जो है उस पर टिप्पणी करना शुरू कर देते। विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। अखिलेश यादव आप देखिए जो आएगा बजट आपको बहुत अच्छा लगेगा। मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही धन्यवाद लोग देते हुए नजर आएंगे। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए आपको दिखाई पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के राहत देने वाला बजट होगा और देश के लोगों की, आम जनता की पसंद का बजट होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर हमीरपुर पहुंचे। मुख्यालय की प्रमुख मार्गों से होते हुए अधिकार यात्रा निकाली गई। बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर संवैधानिक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान जिला मुख्यालय के चौरा देवी ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से निषाद समाज को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। नहीं का सवाल तो तब होगा जब नहीं करेगी। अभी तो उत्तराखंड ने किया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, टमटा कुमार प्रजापति का लिस्ट जारी हो गया। यहाँ भी कभी हो जाएगा। पहल कर रही भाजपा। माननीय योगी जी ने पत्र भेजा आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट किया कि वटमल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है सामाजिक न्याय मंत्रालय में। तो जब भाजपा पहल कर रही है तो जैसे 10% दिया महिलाओं का दिया, और इनका निषादों का भी हक है, वो लिखेंगे क्योंकि इनका हक बनता है और संविधान में कहीं से अलग से जोड़ना नहीं है, लिखा हुआ इसलिए इन्हें मिलेगा। एक लास्ट सवाल, महाकुंभ में जो घटना हुई है क्या ये वीआईपी कल्चर की वजह से हुई है? ऐसा नहीं है। देखिए घटना घटी, दुखित तो हमेशा होता रहा और हमेशा है। कुंभ नहीं हुआ? नहीं, हमेशा जो व्यवस्थाएं हैं जैसे होती है, निश्चित रूप से वीआईपी जो है वो लोकतंत्र के एक अंग है। सुरक्षा देना सरकार का काम है। ऐसा नहीं है कि उनको हर आदमी वीआईपी है, और वो आवाज होती है जनता का असुरक्षित। लेकिन जो घटना घट गई है वो जांच है, जांच में जो उसमें आएगा मामला उस पर फिर विचार किया जाएगा। बजट में जो भी है मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि गजट और बजट दो विषय ऐसे हैं। कानून से देश चलता है। अगर कानून में हम समाज के हिस्से को, समाज के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश के सुरक्षा, देश के आधुनिकीकरण करने के लिए, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए अगर गजट पास है, कानून है, नीति बनी है, तो उसके धरातल पर लाने के लिए बजट की जरूरत है। और जनता ने हर घर, हर वर्ग, हर क्षेत्रों में मोदी के नेतृत्व में ये बजट आज के, इसीलिए आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने के डर में अर्थव्यवस्था जो हमारी चौपट थी वो अभी 5वें से 3रे। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां पर देश का आम बजट पेश होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि कर्मचारियों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों के आवास एवं यातायात, चिकित्सा सुविधा में सुधार और शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा में सुधार की कोई प्रावधान किया जाए। इनकम टैक्स देने वाले सबसे बड़ा तबका शिक्षक कर्मचारी समाज है। कर्मचारी समाज का वेतन सरकार द्वारा दिया जाता है और उस पर टैक्स लिया जाता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी समाज के लिए अलग से टैक्स सिस्टम का गठन किया जाना चाहिए। मोदी सरकार जब से आई है, आने के पहले से उन्होंने कहा कि हम इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाएंगे। 14 से पहले वो उनका नारा था कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने कभी भी स्लैब बढ़ाने का काम नहीं किया। उसमें टेक्निकली तरीके से स्लैब की बढ़ोतरी दिखाई, जिससे बहुत राज्य कर्मचारियों का कोई बहुत भला नहीं हुआ। जबकि राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी सरकार के मुलाजिम है, सरकार उनको अपना वेतन देती है, महंगाई भत्ता देती है। तो जिस प्रकार वेतन और महंगाई भत्ता देती है, उस तरह सरकार चाहे तो इनका स्लैब का निर्धारण करके और वेतन से ही कटौती कर ले स्लैब का, न कि एक बार वो करे और जो भी वेतन दे वो इनकम टैक्स फ्री कर दे। इससे कर्मचारियों का भला होना है। और हम हर बजट में इंतजार करते हैं कि हमारा स्लैब बढ़ जाए, हमारा स्लैब बढ़ जाए। अरे ये इनकम टैक्स तो पूरे परिप्रेक्ष्य में है, केवल कर्मचारी को परिप्रेक्ष्य में तो है नहीं, इसलिए हम उसमें गच्चा खाते हैं। भदोही में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। रात्रि में थाना उंज क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में वाहन चोरी के मामले में 25,000 रुपए के इनामी वांटेड सहित 2 गिरफ्तार किए गए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस व खोखे बरामद किए गए हैं। रात्रि में थाना ऊंज है, उसकी जो पुलिस चेकिंग कर रही थी और ये बसई नहर पुलिया के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी थाना ऊंज की पुलिस को कि वहाँ पर कुछ बदमाश हैं, वो वहाँ से क्रॉस करेंगे। और इसमें जब चेकिंग टीम द्वारा उन संदिग्धों को रोका गया तो उनके द्वारा बहुत तेज़ गति से बाइक वहाँ से भगाई गई। जब उनके पीछे हमारी टीम लगी तो उन्होंने फायरिंग भी करी पुलिस टीम पर, और पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में कुछ फायरिंग करी है। फायरिंग में
इसमें से एक बदमाश जो है जिब्राइल, उसके बाएं पैर पे गोली लगी है और ये जिब्राइल जो है वो गोपीगंज थाने का एचएसपी है और उसके द्वारा अभी पूर्व में ही कुछ दिनों पहले एक बोलेरो गाड़ी चोरी की थी और वो बोलेरो गाड़ी में वो पशु तस्करी करके बिहार लेके जा रहा था। वो गाड़ी भी चंदौली पुलिस द्वारा पकड़ ली गई थी। अभी इसके कुछ जो साथी हैं वो फरार हो गए हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन रात से चल रहा है और मेरा मानना है बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से अध्यापक की मौत का मामला सामने आया है। घटना नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के कटरा बाजार की है। मृतक अध्यापक इकोना के बेलवा राघव प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक पद पर तैनात थे। एसपी ने कहा कि प्राथमिक जांच में पारिवारिक तनाव और कर्ज के चलते आत्महत्या का मामला लग रहा है। मृतक अध्यापक पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा था। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम ने अवैध असला जब्त किया है। साथ ही साक्ष्य भी जमा किए हैं। वहीं शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रणदीप सिंह कुरील नाम के 45 वर्षीय शिक्षक थे जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाते थे। इनका मूल निवास पुरानिया गांव में है। ये आज लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास इन्होंने अवैध तमंचे से अपने सिर में गोली मार ली है, ऐसा इनके घर वालों का कहना है। जानकारी मिली है कि ये स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तभी ये बहुत तनाव में रहते थे। इधर कुछ दिनों से वो शराब वराब पीने के भी आदी हो गए थे। घटना की जानकारी की जा रही है। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भिजवाया गया है और घटना की तहकीकात करके नियमानुसार कर। किस तरह का तनाव था इसका कुछ पता नहीं चला जांच में? अभी इस बारे में जांच की जा रही है। कुछ लोगों ने बताया कि इनका बहुत बैंक लोन भी था और अन्य कोई पारिवारिक कारण रहा हो तो उस संबंध में छानबीन की जाएगी और नियमानुसार। बहराइच के 90 मदरसों की मान्यता खत्म करने के लिए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने अरबी फारसी मदरसा बोर्ड को पत्र लिखा है। 90 मदरसों के संचालकों ने अपार आईडी पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के नाम दर्ज नहीं किए हैं। अरबी फारसी मदरसों की मान्यता नियमावली की धारा 1 का उल्लंघन मानते हुए मान्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा है। सभी 90 मदरसे फर्जी होने की आशंका जताई है। ये सभी मदरसे कागजों में चल रहे थे, लेकिन जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्रा ने अरबी फारसी मदरसा बोर्ड को पत्र लिखकर मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया है। और पिछले 2-3 महीनों से अपार आईडी का काम चल रहा है। अभी 4-5 दिन पहले इन मदरसों को मैंने अंतिम वार्निंग दिया था कि अपार आईडी में आप अपनी प्रगति शून्य से बेहतर कर लें, अन्यथा आपके मान्यता प्रत्याहार के लिए शासन को रजिस्ट्रार महोदय को पत्र भेज दिया जाएगा। आज की डेट तक 90 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपार आईडी के अंतर्गत अपना कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। वो बच्चे उनके यहाँ से जीरो, उनकी रिपोर्ट जीरो है। ऐसे 90 मदरसे की मान्यता प्रत्याहार के लिए रजिस्ट्रार महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। क्या लगता है इसमें बॉर्डर के जो जिले हैं, वहाँ बॉर्डर का चूंकि बहराइच जिला है, यहाँ पर क्या नेपाल के बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, या जिस तरीके से फंडिंग को लेकर भी लगातार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार इनकी जांच में लगी हुई है? इन सब मुद्दों पर हम इस विषय पर कोई ऐसी चर्चा नहीं है। अभी जो मुद्दा है वो सिर्फ इनके अपार आईडी को लेकर के है। अपार का काम जो इतना महत्वपूर्ण शासन का है, एक यूनिक अकाउंट दिया जा रहा है हर बच्चे को, उनके बच्चों की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। इस कार्य में ये जो मान्यता इन लोगों को मिलती है, अरबी फारसी मान्यता नियमावली, उसमें पहली ही धारा यही है कि ये लोग शासन के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। ये उस मान्यता अपने के अंतर्गत ये बाध्य हैं। और दिसंबर से ही इस कार्य को कई बार इनको पत्र भी लिखा गया है, 4-5 बार इन लोगों को पत्र भी लिखा गया है। इसके अलावा दूरभाष पर इनको रेगुलर मॉनिटरिंग की गई है, रेगुलर फोन किया गया है। तो या तो ये फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, या संपर्क में नहीं आते हैं, या ये जानबूझ करके 90 मदरसे। बुलंदशहर में एक रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और हत्या कर घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। बताया जाता है कि मृतक युवक की पत्नी का अपने भांजे के साथ अवैध संबंध था। बुलंदशहर की चोला पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पत्नी ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या की है और हत्या के बाद मृतक के शव को रोड पर रखकर एक्सीडेंट का मुकदमा भी दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पत्नी के दोस्त और प्रेमी भांजा को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से कार, मोबाइल और तमंचा भी बरामद किया गया है।
30 जनवरी को एक महिला जिसका नाम प्रीति है, वो थाना चोला पर उपस्थित हुई और उसके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह पाया गया कि जो मृतक हैं उनके मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग है, अर्थात उनका गला दबा करके हत्या की गई है। इस संबंध में थाना चोला की टीम द्वारा गहनता से पूछताछ व छानबीन की गई तो इसमें यह बात प्रकाश में आई कि ये महिला जो प्रीति है, इसका एक भांजा है, रिश्ते में भांजा लगता है निमेश, और इन दोनों के बीच में कुछ अवैध संबंध थे और ये दोनों आपस में साथ में रहना चाहते थे और ये प्रीति अपने पति से तलाक चाहती थी। जब इसके पति ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो इन लोगों ने ये प्लानिंग करी कि इसको रास्ते से हटा दे और उसके बाद प्रीति, निमेश और निमेश का एक साथी है तरुण, इन तीनों लोगों ने ये प्लानिंग करी और निमेश और तरुण ने मृतक को एक फार्म हाउस पर बुलाया, वहां पे इसका गला दबा करके इसकी हत्या कर दी और उसके बाद इसका मोटरसाइकिल और इसकी बॉडी को ले जाकर चोला। बिजनौर की तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम जसजीत कौर ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान लगभग 1:30 बजे तक करीब 45 शिकायतें दर्ज की गई। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। आज सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तहसील से संबंधित जितनी समस्याएं पब्लिक को हैं वो लेकर यहाँ पर आ रही हैं और मेरे द्वारा उनकी सुनवाई की जा रही है। बेसिक समस्याएं जो ज़्यादा इस समय सुनने में मिली हैं राजस्व से संबंधित रही हैं, तो चक रोड पे कब्जा और यहाँ उनके खेत में पानी की निकासी हो रही है, ये समस्या इस प्रकार की बताई गई है। उसके लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है। कुछ टीम्स भी बनाई गई हैं कि कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ समाधान दिवस जब कंप्लीट होगा 2 बजे उसके बाद जाकर मौके में फील्ड पे उसका जो है अनुपालन जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। कुछ नगर पालिकाओं की समस्या है जिससे कांचीराम आवास में साफ सफाई की भी एक शिकायत आई है, उसके लिए भी एक टीम बना दी गई है कि डूडा नगर पालिका के ईओ और एसडीएम साहब जो है संयुक्त रूप से विजिट करके वहाँ निरीक्षण करेंगे और जो समस्याएं उनका समाधान करेंगे। अब तक की जो शिकायतें हैं वो उनकी संख्या लगभग 45 है, बट अभी क्योंकि समाधान दिवस चल रहा है तो चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।